आदाब। आज नसर नामे में हम एक बहुत ही दिलचस्प मजमून पर गुफ्तगू करने वाले हैं। इस मजमून को तहरीर किया है मशहूर मौर्रिख तारीखदान डॉक्टर मुबारक अली ने। इसका उन्वान है उलमा और साइंस। हालांकि उलमा और साइंस दो मुतजाद चीज़ें, एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद हैं। मगर चले आप ये सोचिए कि अगर आज कोई शख्स ये ऐलान करे कि मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए ख़तरा है, इसलिए उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देना चाहिए, या ये कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और रोबोटिक्स ईमान को कमज़ोर कर रहे हैं, तो शायद हम इस बात को बहुत संजीदगी से ना लें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ज़माना ऐसा भी था कि जब रेलगाड़ी, कैमरा, फोटोग्राफी, रेडियो, स्पीकर, सिनेमा, हत्ता कि फुटबॉल जैसी चीज़ों पर भी शदीद मजहबी बहसें हुईं, फतवे दिए गए और उन्हें मुआशरे के लिए ख़तरा करार दिया गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज के नसरनामे में हम तारीख के उसी दिलचस्प और अहम बाब का मुताला करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह हमारा मकसद सिर्फ मजमून सुनाना नहीं, हमें ये समझने की कोशिश करना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या ये सिर्फ मजहब और साइंस की कशमकश थी, या उसके पीछे तारीख, सियासत, तालीम और मुआशरे के गहरे अवामिल भी कार फरमा थे? डॉक्टर मुबारक अली बर्रे सगीर के उन मौर्रिखीन में शुमार होते हैं जिन्होंने तारीख को सिर्फ बादशाहों, जंगों और सल्तनतों की दास्तान नहीं समझा। वो बार बार ये सवाल उठाते हैं कि मुआशरे नई सोच को क्यों कबूल करते हैं या फिर उसकी मुखालफत क्यों करते हैं। ये मजमून भी उसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश है। डॉक्टर मुबारक अली हमें 19वीं सदी के हिंदुस्तान में ले जाते हैं, वो वक्त जब बर्रे सगीर पर बरतानवी इख्तिदार कायम हो चुका था। आमतौर पर हम अंग्रेज़ों की हुकूमत को सिर्फ एक सियासी तब्दीली समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उसके साथ एक नई दुनिया भी हिंदुस्तान में दाखिल हुई। रेलगाड़ी, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, जदीद तिब, मेडिसिन, साइंसी तालीम और नई सनतें, ये सब सिर्फ नई मशीनें नहीं थीं, ये एक नई सोच की नुमाइंदा थीं। ऐसी सोच जो रिवायत से ज़्यादा तजर्बे पर यकीन रखती थी और अकीदे से ज़्यादा मुशाहिदे को अहमियत देती थी। यहाँ डॉक्टर मुबारक अली एक नहायत अहम फ़र्क वाज़े करते हैं। यूरोप में साइंस और टेक्नोलॉजी खुद उसी माशरे की पैदावार थी। सदियों की तहकीक, तजर्बात और इल्मी मुबाहिस के नतीजे में ये तरक्की वजूद में आई थी। इसलिए जब नई इजादात सामने आई तो यूरोपी माशरे ने उन्हें अपने इर्तिका का हिस्सा समझा। लेकिन हिंदुस्तान में ये तमाम चीज़ें बाहर से आईं, एक ऐसे माशरे में जिसने ना उन्हें पैदा किया था और ना ही उनके पस मंज़र से वाकिफ था। नतीजतन नई इजादात हैरत, खौफ और शुकूक का सबब बन गई। ये एक इंसानी रवैया है। इंसान अक्सर उस चीज़ से खौफ खाता है जिसे वो समझता नहीं। डॉक्टर मुबारक अली के मुताबिक मुसलमानों के मजहबी तबके में ये खौफ निस्बतन ज़्यादा था। वो उसकी एक बड़ी वजह उस वक्त के तालीमी निज़ाम को करार देते हैं। उनके ख्याल में मदारिस का बुनियादी मकसद मजहबी उलूम की हिफाजत था, ना कि बदलती हुई दुनिया का मुताला। इसीलिए जदीद साइंस, जदीद तारीख, जोग्राफिया और समाजी उलूम को निसाब में ज़्यादा जगह ना मिल सकी। या एक बात की वजह ज़रूरी है, ये डॉक्टर मुबारक अली की तारीख़ी ताबीर है। ज़रूरी नहीं कि तमाम मौर्रिखीन या तमाम उलमा इससे मुकम्मल इत्तेफाक करें, क्योंकि इस्लामी तारीख़ में ऐसे बेशुमार उलमा भी गुजरे हैं जिन्होंने फ़लकियात, रियाजी, तिब, कीमिया और फ़लसफ़े में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। इब्न अल-हैशम, इब्न सीना, अल-बैरूनी, जाबिर बिन हयान जैसे नाम इस हकीकत की याद दिलाते हैं कि मुस्लिम तहज़ीब खुद कभी साइंस की अलमबरदार रही है। इसलिए मसला मज़हब से ज़्यादा मखसूस तारीख़ी हालात और तालीमी रवैयों का था। मुसन्निफ़ यानी डॉक्टर मुबारक अली अपने मौक़िफ़ की वजाहत के लिए उस ज़माने के मुख्तलिफ़ फ़तवों का हवाला देते हैं। मसलन फ़ोटोग्राफ़ी पर एतराज़, कैमरे के इस्तेमाल पर सवालात, रेडियो से कुरान सुनने पर इख्तलाफ और बाज़ जदीद खेलों या थिएटर के बारे में सख्त आरा। ये सब पढ़कर आज शायद हमें हैरत हो, लेकिन अगर हम उस दौर के हालात को सामने रखें तो मालूम होता है कि ये सिर्फ मजहबी मसला नहीं था। असल मसला ये था कि मुआशरा तेज़ी से बदल रहा था और हर तब्दीली अपने साथ एक खौफ भी लेकर आती है। ये खौफ सिर्फ उलमा को नहीं था,
ہر معاشرے میں مختلف طبقات نئی چیزوں کے بارے میں یہی رد عمل دیتے ہیں۔ تاریخ کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جن چیزوں کی ابتدا میں مخالفت کی گئی، وقت گزرنے کے ساتھ وہی عام زندگی کا حصہ بن گئی۔ آج شاید ہی کوئی مسجد ہو جہاں لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ ہوتا ہو۔ آج شاید ہی کوئی ایسے مولانا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پر خطاب نہ کر رہے ہوں۔ اسلامی دنیا میں لاکھوں لوگ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن سنتے ہیں۔ آن لائن کلاسیں ہوتی ہیں، ڈیجیٹل لائبریریاں قائم ہو چکی ہیں، اور اب مصنوعی ذہانت بھی دینی تحقیق میں استعمال ہونے لگی ہے۔ یہ ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے کہ ٹیکنالوجی بذات خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری، اس کا اخلاقی استعمال اسے مفید یا نقصان دہ بناتا ہے۔ یہ سوال صرف 19ویں صدی کا نہیں، آج بھی جب مصنوعی ذہانت سامنے آئی ہے تو دنیا دو حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک طبقہ اسے انسانی ترقی کا اگلا مرحلہ قرار دیتا ہے، دوسرا اسے انسان کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ لیکن شاید تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی نئی ایجاد کا فیصلہ صرف خوف کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم، تحقیق، اخلاق اور انسانی فائدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر مبارک علی کا اصل سوال بھی یہی ہے۔ اگر ہمارا تعلیمی نظام سوال پوچھنے کی صلاحیت پیدا نہ کرے، اگر ہم صرف روایت کو دہراتے رہیں اور نئی دنیا کو سمجھے بغیر اس پر فیصلے صادر کریں، تو کیا ہم آنے والے زمانے کا سامنا کر سکیں گے؟ یہ سوال صرف علماء کے لیے نہیں، یہ سوال جامعات کے لیے بھی ہے، سیاستدانوں کے لیے بھی ہے، اور ہم سب کے لیے بھی ہے۔ آخر میں شاید ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہر نئی چیز درست ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ کہ ہر پرانی چیز غلط ہوتی ہے۔ تاریخ صرف یہ سکھاتی ہے کہ جو معاشرے سوال پوچھنے سے ڈرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ زمانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو معاشرے علم، تنقید اور تحقیق کو اپنی روایت کا حصہ بنا لیتے ہیں وہی مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس لیے شاید سائنس اور مذہب کی اصل کشمکش کبھی سائنس اور مذہب کے درمیان نہیں تھی، بلکہ جمود اور جستجو کے درمیان تھی۔ سوچئے، اگر آج ہم مصنوعی ذہانت سے اسی طرح ڈر رہے ہیں جیسے ایک زمانے میں لوگ ریل گاڑی یا کیمرے سے ڈرتے تھے، تو کیا آئندہ نسلیں بھی ہمیں اسی نظر سے دیکھیں گی جس نظر سے آج ہم ماضی کو دیکھتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، پڑھیے، سمجھیے اور اپنا خیال رکھیے۔ آداب عرض ہے۔